हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, हम जितना प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी उसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को शिखर पर ले जा रहे होंगे। ठीक है, मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, हमने मुद्रा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, यानी हमने मुद्रा को लेकर अब तक 3 या 4 वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूं। आज जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी मुद्रा से रिलेटेड ही है। यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिएगा बोर्ड पे, वो है मुद्रा पूर्ति। हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ करेंसी। ये सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होती है समझिएगा। देखो, हमने मुद्रा की मांग की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा पूर्ति की। सिंपल सी बात है कि हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, हर देश में। हमारे यहाँ जो भारत की हम बात करें तो इंडिया में केंद्रीय बैंक की जो भूमिका है वो आरबीआई निभाता है और जो मनी सप्लाई है वो आरबीआई के साथ में जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ डेफिनेशन रूप में पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ये जो मुद्रा पूर्ति के माप हैं, मुद्रा पूर्ति के जो मेजरमेंट होते हैं, यहाँ से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अगर मुद्रा को वहां आपके सिलेबस में डाला गया है तो। ठीक है, तो बड़ा गौर से देखना है, लेकिन माइंड को हम कहें फ्री रखते हुए चलना है आपको, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, देखिएगा मुद्रा पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होती है। देखिएगा, मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय देश की जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा से है जिसे वह आर्थिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकती है। देखिए, सिंपल सी बात है, इतना ही आपको समझना है कि देश की जो जनता है उस जनता के पास कुल मुद्रा कितनी है, कुल मुद्रा कितनी है जिसका वह उपयोग अपने जो विनिमय होता है, हम कह सकते हैं द मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग कर सकती है। उसी मात्रा को हम कहेंगे मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति कहने का तात्पर्य यही है कि देश की जनता के पास कुल मुद्रा कितनी है, उसी की माप जो होगी वो मुद्रा पूर्ति कहलाएगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। यहाँ दो चीज होती हैं, अवधारणाएं दो तरीके की होती हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। एक होती है स्टॉक और एक होती है प्रवाह। स्टॉक और प्रवाह, ओके, नाम से स्पष्ट हो जाती है दोनों। स्टॉक का मतलब होता है कि इसकी गणना एक समय बिंदु पर होती है, एक समय बिंदु पर। हम ये कह सकते हैं कि जिस किसी मात्रा की गणना हम एक निश्चित समय बिंदु को लेकर करते हो, दैट इज स्टॉक। यानी यहाँ स्टॉक का मतलब होता है कुल संपूर्ण मात्रा से, संपूर्ण मात्रा से। प्रवाह का मतलब होता है कि यहाँ हम एक निश्चित समय बिंदु ना लेकर एक समय अवधि लेते हैं, समय अवधि, ओके। यानी जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो हमारा प्रवाह से संबंध होता है एक समय अवधि से, समय अवधि से। जैसे हम ये कहें सुबह 2 बजे, या हम ये कहें सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, रात्रि 8 PM तक, 8 AM से लेकर 8 PM तक ये अवधि है। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोपहर 3 बजे, दोपहर 3 बजे, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक समय बिंदु है और यहाँ क्या है, एक अवधि है। जब प्रवाह की बात आती है तो उसका संबंध समय अवधि से होता है, और जब स्टॉक की बात आती है तो एक समय बिंदु से होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो मनी सप्लाई है, जो सप्लाई ऑफ करेंसी है, वो कैसी अवधारणा है, वो एक स्टॉक अवधारणा है। और यहाँ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि मुद्रा पूर्ति है स्टॉक अवधारणा, हम कह सकते हैं प्रवाह अवधारणा, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो दैट इज स्टॉक, दैट इज स्टॉक। जो मनी सप्लाई है वो एक स्टॉक अवधारणा है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम कह रहे हैं किसी देश की मुद्रा पूर्ति में मुख्यतः 2 अंश होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा पूर्ति के 2 हिस्से होते हैं। किसी भी देश की मुद्रा पूर्ति के प्रॉपरली 2 हिस्से होते हैं, 2 अंश होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जनता के पास कुल मुद्रा, जनता के पास होल करेंसी, यानी यहां हमने कहा कि देश में मुद्रा पूर्ति के दो मुख्य अंश होते हैं। पहला है जनता के पास कुल मुद्रा कितनी है, जनता के पास कुल करेंसी कितनी है, और दूसरी है जनता की मांग जमाएं। देखो यहाँ कुल मुद्रा और मांग जमाओं में अंतर है। ये जो मांग जमाएं होती हैं ये बैंकों के पास जमा होती हैं। एक तो बैंकों में निवल का मतलब मैंने आपको बताया था, जब नेशनल इनकम हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि निवल का मतलब होता है नेट, शुद्ध नेट, ओके, निवल। तो बैंकों के पास जनता की कुल कितनी मांग जमाएं हैं, मांग जमाओं से मतलब होता है जो जनता किसी भी समय बैंक से वापस ले सकती है और बैंक उन्हें ये लौटाना जरूरी होता है, ऐसी जमाओं को हम मांग जमाएं कहते हैं। और उसी तरीके से दूसरा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, यानी हमने कहा कि किसी देश की मुद्रा पूर्ति के दो मुख्य हिस्से हैं, दो मुख्य अंश हैं। कौन कौन से हैं? जनता के पास कुल मुद्रा यानी होल करेंसी ऑफ, हम कह सकते हैं पब्लिक, ओके। दूसरा हम कह सकते हैं जनता के पास मांग जमाएं, जिनमें मांग जमाओं में दो हिस्से हैं। बैंकों के पास निवल मांग जमाएं, निवल से होता है नेट, और दूसरा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ध्यान दीजिएगा, ये तो थे क्या मुद्रा पूर्ति के हम कह सकते हैं दो मुख्य हिस्से, दो मुख्य अंश। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हम एक जो महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है मुद्रा पूर्ति के माप। हम ये कह सकते हैं मेजर्स ऑफ करेंसी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ करेंसी कह दीजिए, मेजर्स ऑफ करेंसी कह दीजिए, बात एक ही है। देखो वर्ष 1977 में आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समूह गठित किया था जिसे द्वितीय कार्यकारी समूह का नाम दिया गया था। द्वितीय कार्यकारी समूह, द्वितीय कार्यकारी समूह, द्वितीय कार्यकारी समूह। इस द्वितीय कार्यकारी समूह ने क्या किया? 1977 में मुद्रा पूर्ति के 4 माप जारी किए। किसने जारी किए? 1977 में आरबीआई ने जो द्वितीय कार्यकारी समूह गठित किया, उस द्वितीय कार्यकारी समूह ने 1977 में मुद्रा पूर्ति के होल रूप से 4 माप जारी किए थे, 4 माप, ओके। यानी कितने मेजरमेंट के कितने तरीके जारी किए? 4। अब वो तरीके कौन कौन से होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, और यहां से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, पहला जो मेजरमेंट है मुद्रा पूर्ति का वो है M1, उसे M1 के नाम से जाना जाता है, M1। अब ये दोस्तों M1 क्या होती है, थोड़ा गौर कीजिएगा। M1 में क्या क्या शामिल होता है, आपके सामने जैसा लिखा हुआ है, M1 बराबर जनता के पास मुद्रा व सिक्के, यानी जनता के पास जितनी करेंसी है, जितने भी करेंसी है जनता के पास, हम इसे एक सूत्र रूप में कहें तो CU, करेंसी, जितनी भी करेंसी है जनता के पास वो M1 में शामिल होती है। और साथ में बैंकों के पास नगद जमा, जनता देखिए अपने पास तो पैसा रखती ही है, साथ में बैंकों के पास भी अपना पैसा जमा के रूप में रखती है। नगद जमा कह सकते हैं आप इसे मांग जमा कह सकते हैं, ओके। तो जितने भी जनता के पास हम कह सकते हैं मुद्रा है व सिक्के हैं, उन्हें CU कह दिया जाएगा। और साथ में बैंकों के पास जितने भी जनता की मांग जमाएं हैं वो, और साथ में आरबीआई के पास अन्य जमाएं। देखो आरबीआई क्या करता है, ये जो व्यावसायिक बैंक हैं ये आरबीआई में अपना कुछ अंश पैसों का रखते हैं, उसे हम कह सकते हैं CRR के रूप में आप मान लीजिए, SLR के रूप में मान लीजिए, वो भी जनता का ही पैसा है, वो भी जनता का ही पैसा है। तो इन दोनों को हम DD दे के नाम दे सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। तो एक सूत्र रूप में आप कह सकते हो M1 बराबर CU प्लस DD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये क्या आती है? M1 में शामिल होती है, ठीक है। ये जो M1 है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, M1 जो है वो सबसे तरल मुद्रा है, सबसे तरल मुद्रा है, सबसे तरल मुद्रा, तरल मुद्रा, ओके। सबसे तरल मुद्रा का मतलब होता है कि ये लिक्विड मनी है, ये कोई संपत्ति नहीं है, लिक्विड मनी है, आपके पास नगद रूप में है, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे, जब चाहे आप इसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है।
पैसा है, नगद है, आप जब चाहें मार्केट में खरीदारी करें। जब संपत्ति की हम बात करते हैं तो संपत्ति में तो आपकी क्या आती हैं, हम कह सकते हैं भूमि भी हो सकती है, संपत्ति में आपकी गाड़ियां भी हो सकती हैं, आपके हम कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स जो गहने हैं वो भी हो सकते हैं, वो सभी आपकी संपत्ति है। बट इट इज नॉट लिक्विड करेंसी। लिक्विड करेंसी कौन सी है, हम ये कह सकते हैं जिसको आप जब चाहें खर्च कर सकते हो, दैट इज मनी, दैट इज मनी, मुद्रा, पैसा, ये क्या है, लिक्विड करेंसी है। और M1 जो है वो सबसे तरल मुद्रा है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सबसे तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये M1 है जिसे सबसे तरल मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि M1 सबसे तरल तो है लेकिन संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब छोटी है, संकीर्ण है, यानी M1 में मुद्रा के सभी रूप शामिल नहीं हुए हैं, संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब छोटी है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो एरियाज है, इस विचारधारा का वो छोटा है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा की सबसे नैरो जो कॉन्सेप्ट है, सबसे हम कह सकते हैं माप का जो सबसे नैरो मेजरमेंट है वो कौन सा है, M1 है। ठीक है, सब संकीर्ण अवधारणा, संकीर्ण अवधारणा, संकीर्ण अवधारणा, ओके। यानी M1 जो है वो मुद्रा की सबसे संकीर्ण, सबसे छोटी माप अगर कोई जानी जाती है तो वो है M1। और सबसे तरल माप भी अगर कोई जानी जाती है तो वो भी कौन सी है, M1 है। आगे चलते हैं M2, M2 दैट इज सो इंपॉर्टेंट। M2 देखिएगा, M2 क्या होती है, जब M1 की राशि में, ये जो राशि थी वो M1 की थी, ये देख लिया हमने। जब इस M1 की राशि में डाकघर जो बचत बैंक हैं, डाकघर बचत बैंकों में जितनी भी बचत डिपॉजिट्स हैं, हम कहें जनता ने जितनी भी डाकघरों में अपने जो सेविंग डिपॉजिट्स जमा कर रखे हैं उनको अगर मिला दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड M2, ओके। M1 क्या है, हमने ये कहा कि जितने भी जनता के पास CU थी और बैंकों के पास जो DD थी, ये सारी M1 थी। M1 की राशि में जैसे ही आप डाकघर बचत बैंकों में जो पैसा जनता का बचत के रूप में जमा है उसे आप जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड M2। ठीक है, इसे M2 के रूप में जाना जाएगा। क्लियर है? यहां देखिए डाकघरों में कौन सी जमाएं हैं, बचत जमाएं हैं, बचत जमाएं हैं, सिर्फ बचत। डिमांड डिपॉजिट्स नहीं आ रही हैं, सिर्फ कौन सी आ रही है, सेविंग डिपॉजिट्स आ रही हैं। तो यहां इस पर फोकस करना है। आपको अटकाने के लिए हो सकता है एग्जामिनर यहां बचत जमाएं ना देकर क्या दे दे, मांग जमाएं। और क्वेश्चन यहां कैसे पूछा जाता है कि M2 में किसे शामिल किया जाता है, और ये आपके सामने ऑप्शन के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि M1 में जैसे ही आप डाकघर बचत बैंकों में जो बचत जमाएं जनता ने जमा कर रखी हैं उन्हें आप जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, M2 बन जाएगी। सिंपल, ठीक है। यहां आपको M3 पे फिर से गौर करना है। जैसे आपने M1 पे फोकस किया था और वैसे ही आप M3 पे काफी गौर करना है, आपको ध्यान दीजिएगा। M1 जो है, देखो हर बार M1 आ रही है, M2 में भी हमने जो राशि निकाली वो M1 में जोड़कर ही निकाली, M3 में भी क्या करेंगे, M1 में कुछ अतिरिक्त राशियां जोड़कर हम M3 निकाल लेंगे। तो जब M1 में हम क्या जोड़ दें, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं मार्केट में, उन कमर्शियल बैंक की जितने भी नेट फिक्स डिपॉजिट्स हैं, नेट फिक्स डिपॉजिट, जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनको जैसे ही आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, M3 आ जाएगी। हमने यहाँ बचत जमाएं जोड़ी थी और वो भी कौन से बैंकों की, डाकघर बचत बैंकों की। अब देखिए जितने भी कमर्शियल बैंक हैं मार्केट में, जितने भी व्यावसायिक बैंक आपको नजर आते हैं, उन व्यावसायिक बैंकों की जितने भी नेट फिक्स डिपॉजिट्स है जो जनता ने वहां जमा करवा रखी है, उसको आप जैसे ही जोड़ते हैं M1 में, दैट इज M3, दैट इज M3। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूं कि M3 कैसे बनेगी। आपने M1 की जो राशि आपने पता की है, उस M1 की राशि में जितने भी कमर्शियल बैंक मार्केट में हैं उन सभी ने जो फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं, फिक्स का मतलब होता है सावधि जमा। देखो जमाएं दो तरीके की थी, हम कह सकते हैं मांग जमाएं और सावधि जमाएं।
मांग जमाएं वो जमाएं होती हैं जिन्हें आप बैंक में जाकर कभी भी निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होती हैं, जो एक निर्धारित समय पर ही निकाली जाती है, दैट इज एफडी। एफडी एफडी ओके, एफडी जो हम करवाते हैं वो सावधि जमाएं हैं। तो जैसे ही आपने व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं किसमें जोड़ दी, M1 में जोड़ दी, तो M3 की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं। जैसे आपने इसको संकीर्ण मुद्रा कहा था M1 को, वैसे ही आप इसे कहेंगे विस्तृत मुद्रा। विस्तृत मुद्रा, विस्तृत मुद्रा यानी मुद्रा पूर्ति की एक बड़ी अवधारणा है विस्तृत मुद्रा। विस्तृत मुद्रा हम ये कह सकते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, वो मौद्रिक नीति में, अगर मौद्रिक नीति का जब वो निर्धारण करते हैं तो इसी M3 को वो मुद्रा के रूप में मानते हैं। M3 को किस रूप में मानते हैं, मुद्रा के रूप में मानते हैं। कभी जब मौद्रिक नीति का अवधारण किया जाता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण के समय, मौद्रिक नीति निर्धारण के समय ओके, यानी मौद्रिक नीति निर्धारण के समय अर्थशास्त्री किस मुद्रा माप की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी है, M3। और सबसे विस्तृत मुद्रा के रूप में भी कौन सी अवधारणा जानी जाती है, M3 की अवधारणा जानी जाती है। अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे विस्तृत मुद्रा पूर्ति की माप जो है वो कौन सी है, तो हम कह सकते हैं M3 है। अब हम बात करते हैं M4 और मुद्रा पूर्ति की लास्ट अवधारणा M4 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। M4 देखो, जब M3 की राशि में यहां कुछ परिवर्तन है, आपने हर जगह M1 देखी है, M2 भी निकाला तो आपने M1 की राशि में कुछ जोड़ा था, जब M3 निकाला तो भी आपने M1 की राशि में कुछ जोड़ा था, लेकिन जब M4 निकालेंगे तो किसमें, M3 की राशि में आपको कुछ जोड़ना है, और वो कुछ क्या है, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमाएं। यानी यहां देखिए, कुल जमाओं से मतलब है आपकी फिक्स डिपॉजिट भी आ गई है और आपकी सेविंग डिपॉजिट भी आ गई है, ठीक है। यहां हम ये कहेंगे कि मांग जमाएं भी आ गई है और आपकी बचत जमाएं भी आ गई हैं। जब आपने M3 में क्या जोड़ा, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमाओं को जोड़ दिया, तो M4 की अवधारणा आ जाती है। आपने देखिए, इसे हम समग्र मुद्रा कह सकते हैं, समग्र यानी संपूर्ण अवधारणा, समग्र मुद्रा अवधारणा, समग्र मुद्रा माप कह दीजिए आप इसे। समग्र मुद्रा माप कौन सी है, M4। जब M1 सबसे तरल अवधारणा है, तो सबसे अतरल अवधारणा कौन सी हो गई, M4। सबसे अतरल अवधारणा, सबसे अतरल धारणा कह दीजिए, अवधारणा कह दीजिए। तो M4 की जो राशि है वो सबसे कम तरल होती है, सबसे कम कह सकते हैं, सबसे कम तरल कह दो, अतरल ना लिखे आप, मैं ही कह देता हूं सबसे कम तरल ओके, क्योंकि आप समझने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। सबसे कम तरल, सबसे अधिक तरल कौन सी थी, हम ये कह सकते हैं M1, और सबसे कम तरल कौन सी है, M4। कम तरल का मतलब होता है ये आपके पास लिक्विड रूप में नहीं होती है, लिक्विड रूप में नहीं होती M4। तो ये कुछ अवधारणाएं थी जिनको हमने बड़े ही आसान तरीके से समझ लिया है। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर, अपने तैयारी को शिखर पर पहुंचाइए दोस्तों। थैंक यू।